हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए जनरल साइंस की क्लासेस। दोस्तों, अपन ने दाब के बारे में स्टडी कर रहे थे। अपने दाब के लिए 2 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर की स्टडी नहीं की है तो फटाफट उनकी स्टडी करके आइए, और यदि आपके पास उनका लिंक नहीं है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहां से आप उनको कॉपी करके देख सकते हैं। आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी कर लिया था दाब के बारे में, दरों में दाब के बारे में और पास्कल के नियम के बारे में कि पास्कल कहाँ का नियम लागू होते थे। हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ा था, हाइड्रोलिक प्रेस अपन ने पढ़ा था। ये सब अपन स्टडी कर चुके हैं पुराने लेसन के अंदर। आज अपन स्टडी करने वाले हैं वायु दाब के बारे में कि वायु अपने ऊपर दाब कैसे लगाता है, किस प्रकार लगाता है, और अपना जो जनरल लाइफ होता है उसमें दाब कहां कहां अपने को दिखाई देता है, कहां कहां महसूस होता है कि यहां अपने वायु दाब लग रहा है। तो शुरू करते हैं। वायु दाब। वायु दाब देखेंगे वायु दाब होता क्या। जैसे अपने देखा होगा दाब की अपनी जन्म परिभाषा दी थी। दाब क्या होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या होता है, दाब होता है। उसी प्रकार वायु दाब बनाएंगे। अब क्या कहेंगे, वायु द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहेंगे, वायु दाब कहेंगे। अब कौन लगा रहा है, वायु लगा रही। दर दाब लिखते तो क्या लिखते अपन, दर के द्वारा लगाया गया दाब। वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब, दर के द्वारा लगाया गया दाब दर का दाब। क्लियर दैट। अब वायु दाब होता है। अब वायु दाब अपन नापते हैं किससे, तो वायु का जो दाब है वो अपन नापते हैं, एक तो इसमें जनरली भाषा में बोलते हैं वायु दाब मापी। वायु दाब मापी। इसका दूसरा नाम साइंटिफिक भाषा में, इसका दूसरा नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर। बैरोमीटर के अंदर जब अपन दाब नापते हैं तो उसमें मापा जाता है बार के अंदर। किसमें मापा जाता है, बार में। अर्थात जो बार है, बार एक यूनिट है, इकाई है। किसकी इकाई है, वायु दाब की इकाई है। अर्थात इसकी जो एसआई यूनिट है, कौन सी यूनिट है, एसआई मात्रक। किसका मात्रक एसआई, वायु दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है। क्या होता है, बार होता है। क्लियर दैट। ये होता है वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर कितना होता है, समुद्र तल पर वायु दाब, समुद्र तल पर वायु दाब होता है 25, 1,01,325 पास्कल बोल दो या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल दो। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हैं 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल। ये भी क्या होता है, वायु दाब होता है। कहां पर, समुद्र तल के ऊपर एक वायुमंडलीय दाब स्टैंडर्ड यूनिट है। ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, समुद्र तल पर वायु दाब की। और एक बार की अपन बात करें तो एक बार बराबर कितना होता है, 10 की पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 पास्कल। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बार का एक नए रूप में वो लिखा जा सकता है। नया रूप क्या है आपका, 1 एटीएम। 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, 1 एटीएम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसका मान भी अपना वही होता है 10 की पावर 5 पास्कल। क्लियर दैट। ये होता है अपना दाब। और जो वायु दाब होता है वो सभी दिशाओं के अंदर समान रूप से दाब लगाता है। जैसे दर था, दर भी सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, उसी प्रकार से वायु दाब भी सभी जगह पर क्या करता है, समान वायु दाब लगाता है। अब अपने पास यंत्र आ गया कौन सा, बैरोमीटर। अब जो बैरोमीटर है उसमें अपन दाब कैसे नाप सकते हैं, बैरोमीटर होता क्या है वो मैं बताता हूं आपको। इसको मिटा देता हूं मैं कि बैरोमीटर होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है। आजकल जो अपन मौसम संबंधी अनुमान लगाते हैं वो बैरोमीटर से लगाते हैं। देखेंगे होता क्या है बैरोमीटर,
ये अपने पास एक पात्र लिया मैंने, क्या लिया, एक पात्र। किससे भर दिया इसको, जल से भर दिया भाई, ठीक है। एक अपन ने क्या ली, ट्यूब ली, कांच की ट्यूब, एक कांच की ट्यूब ली, ठीक है। इस कांच की ट्यूब की जो लंबाई है वो कितनी है अपने पास, 100 सेंटीमीटर। कितनी है, 100 सेंटीमीटर। और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 वर्ग सेमी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। इसको क्या किया मैंने, 100 सेंटीमीटर कंटिन्यू क्या भरा हुआ है इसके अंदर, पारा भरा, पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, पारा। इसको उल्टा करके मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, पानी के अंदर उल्टा कर दिया इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको कहां ले गए, इसको लेके गए समुद्र तल पर, समुद्र तल पर, ठीक है। पृथ्वी के 45 डिग्री अक्षांश पर, पृथ्वी के 45 डिग्री अक्षांश पर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली समुद्र तल होना चाहिए, दूसरा पृथ्वी का 45 डिग्री अक्षांश होना चाहिए, तीसरी बात 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। वहां पर ये जो पारा है, पारा क्या होगा, कुछ नीचे उतरेगा। कितना नीचे उतरेगा, लगभग 76 सेंटीमीटर तक नीचे उतर जाएगा। 76 सेंटीमीटर तक जो दाब लगा रहा है, इसके अंदर जितना दाब है उस दाब को कितना कहा गया था, 1 एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब। ये पारा जितना दाब लगा रहा है उस दाब को क्या कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। थोड़ा सा इसको और मैं अंदर डीप आपको नॉलेज दे दूं कि आपका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो ऊंचाई होती है इसकी, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, वो पारा कितना दाब लगाता है, 1 सेंटीमीटर पारा का दाब, 1 सेंटीमीटर पारे का दाब होता है 1.33 गुणा 10 की पावर 3, 1.33 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कितना पारा चढ़ा हुआ है, 76 सेंटीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर पारे का दाब कितना होगा, 1.33 गुणा 76 गुणा 10 की पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1.01 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये दाब आप जानते हो वही है जो अपने लिखा था, 1.01 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू कहां से मिली, इस कैलकुलेशन से मिली है, याद रह जाएगी ये बात। इसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, जो मौसम संबंधी जानकारी जुटाने में भी काम आता है। अब कहां कहां काम आता है, कैसे कैसे पता लगता है कि भाई मौसम में बारिश होने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है, मौसम साफ रहेगा, उसको कैसे बताता है बैरोमीटर, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं किस प्रकार से मौसम संबंधी जानकारी देता है। मौसम संबंधी जानकारी कैसे देता है। नंबर 1 कंडीशन क्या कहती है कि यदि इसका पारा अचानक गिरे, यदि इसका पारा अचानक गिर जाए, यदि पारा अचानक गिरे तो क्या होगा, तो आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाएगी। आंधी तूफान आएंगे तो क्या आएंगे, आंधी और तूफान आएंगे। कब, जब पारा अचानक से गिर जाए। अब देखो कैसे गिरेगा, जैसे मान लो चारों ओर क्या है, वायु है, चारों क्या है, वायु भरी हुई है। अब क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर वायु दबाव लगाती है, इस पर भी क्या कर रही है, वायु दबाव लगा रही है। क्लियर है। मान लिया इसका दाब कम हो गया, ऊपर वाला दाब जो लगाई थी हवा वो क्या हुआ, कम हो गया, तो क्या होगा, ये पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ये नीचे गिरेगा। ये नीचे गिरते ही इसका मतलब क्या हो, ऊपर वाला दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऊपर वाला दाब कम होते क्या होगी, आंधी तूफान आएंगे। आंधी तूफान आते क्यों है कि मान लो यहां की हवा है,
यहाँ का दबाव कम हो गया तो उधर से दबाव आ जाएगा इसके जगह भरने के लिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप रोड के किनारे खड़े रहते हो और अचानक से आपके सामने से कोई बहुत तेज कार निकल जाती है, बहुत तेज कोई बस निकल जाती है, तो आप अचानक से आगे झुक जाते हो। वो क्यों होता है कि आपके पीछे से भी हवा दाब लगा रही थी, आगे से भी हवा दाब लगा रही थी, दोनों एक दूसरे संतुलित कर रखे थे, पर उस गाड़ी ने आपके आगे की हवा को ले गई, आगे कोई हवा नहीं बची, तो पीछे की हवा आगे की ओर आपको धकेल रही है। याद समझ में आ गई बात? तो इस कारण क्या आती है, आंधी तूफान आता है। कब? जब पारा अचानक नीचे गिर जाता है। दूसरी कंडीशन, यदि पारा धीरे धीरे गिरे, यदि पारा धीरे धीरे गिरे तब क्या आएगा, केवल वर्षा आएगी, बारिश आनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? नंबर 3, यदि पारा धीरे धीरे चढ़े या चढ़े ओनली, यदि पारा ऊपर चढ़ रहा है, छिंतर से स्वतंत्र अठंतर ऊपर चढ़ रहा है, पारा ऊपर चढ़ रहा है, तो क्या रहेगा, मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी, धूप खिलेगी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि पारा अचानक गिरेगा, दोबारा बता रहा हूं, समझ लेंगे ध्यान से, यदि पारा अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ेगी। यदि पारा धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो केवल बारिश आएगी। यदि पारा ऊपर चढ़ेगा तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बढ़िया धूप खिलेगी। क्लियर दैट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट। अब वायु दाब में एक बल और की बात करते हैं, पर बड़े अच्छा पॉइंट है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, ये बल कौन सा होता है भाई? उत्प्लावन बल। द्रव जो होता है, द्रव ले लें या जल ले लें अपन, वो हमेशा प्रत्येक वस्तु पर ऊपर की ओर क्या करता है, एक बल लगाता है। उस बल को क्या कहते हैं अपन? उत्प्लावन बल कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो तैराक होते हैं, तैराक यदि यूं जाते हैं क्षेत्रफल कम करते हुए, ठीक है, ताकि उन पर चोट कम लगे, क्योंकि पानी क्या करता है, ऊपर की ओर बल लगाता है, और ये यूं पड़ेंगे तो ये छाती पूरी छिल जाएगी, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, उत्प्लावन बल होता है कि किसी भी दर द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, उत्प्लावकता। क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। अब उत्प्लावन बल होता क्या है, उत्प्लावन बल बराबर होता है कि कोई भी, जैसे पानी है, पानी में मैंने क्या किया, ये डुबो डाल दिया, तो इस पर पानी कितना बल लगाएगा, जितना ये पानी को हटा रहा है उतना ही क्या करेगा, पानी इसके ऊपर बल लगाएगा। तो उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वो कितना लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा। उत्प्लावन बल लगता कहां है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुएं से अपन बाल्टी खींचते हैं पानी की भर के, या तालाब से पानी की बाल्टी खींचते हैं भर के, तो क्या होती है, जब वो पानी के अंदर रहती है तब तो आसानी से आती रहती है, अपने को ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता, और जैसे वो पानी से बाहर आती है जोर ज्यादा लगता है, दाब ज्यादा लगता है। क्यों, पानी क्या कर रहा है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, अपन भी ऊपर उठा रहे हैं तो पानी अपनी सहायता कर रहा है, ठीक है, तो अपने वो हल्की महसूस होती है। क्यों, उत्प्लावन बल के कारण। ये था अपना पूरा का पूरा बल जो अपने पढ़ लिया है। अब बल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान करते हैं अपन कि बल पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर आधारित अपने बोर्ड एग्जाम, अपने एग्जाम के अंदर क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जो जनरल अपने एग्जाम आते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन कंपटीशन एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं का इनमें क्या योगदान होता है, वो अपन आप स्टडी करेंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दाब पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जिन पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु आपका कि ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है। ऊंचाई पर जैसे अपन जाते जाएंगे वैसे वायु दाब क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों होता है, देखिए, जैसे मान लिया
ये आपकी अर्थ है, ये क्या आपकी पृथ्वी, अपन यहां खड़े हैं, अपन यहां खड़े हैं, ठीक है। यहां हवा है, हवा की लेयर है, बहुत सारी लेयर्स हैं, हवा ही हवा ऊपर तक, जैसे ऊपर जाते हैं वैसे हवा क्या हो जाती है, कम होती जाती है। कम क्यों होती है कि अधिकतम हवा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधी रहती है, तो पृथ्वी को खींचे रखती है, तो धरातल के पास ज्यादा हवा होगी, धरातल से जैसे ऊपर जाएंगे वैसे हवा कम होती जाएगी। अब कोई इंसान यहां है तो उस पर सारी हवा क्या कर रही है, दाब लगा रही है। अब कोई इंसान यदि यहां है तो उस पर हवा कितनी बताई, केवल ये वाली हवा ही दबाव लगाएगी, नीचे वाली हवा दबाव नहीं लगाएगी। बात समझ पा रहे हो कि यहां कोई इंसान है तो उस पर सारी हवा क्या करेगी, दाब लगाएगी, तो इसका वायु दाब ज्यादा होगा। यहां कोई इंसान है, पहाड़ी है, मान लिया यहाँ पे क्या एक पहाड़ी है, माउंट एवरेस्ट मान लिया अपन ने, सबसे ऊंची पहाड़ी ले ली। यहाँ कोई माउंट एवरेस्ट पर कोई इंसान खड़ा है तो उस पर वायु दाब कौन लगाएगी, केवल ये हवा ही लगाएगी, तो उस वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो वायु दाब कम होता है, इसी कारण वायुयान में, जो वायुयान में लोग बैठे रहते हैं उनकी जो पेन होता है, फाउंटेन पेन, उसकी शाही क्या होती है, रिस जाती है। रिस क्यों जाती है कि बाहर वायु दाब कम हो गया और वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या करेगी, स्थानांतरित होगी, तो पेन की स्याही रिस जाएगी। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो पायलट होते हैं उनके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। क्यों, अपने शरीर के अंदर का वायु दाब तो उतना ही जितना पहले था, और बाहर का वायु दाब कम हो गया, तो हवा के साथ, श्वास के साथ खून भी क्या आना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, वायुमंडल की वायु मनुष्य शरीर पर लगभग, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपके वायुमंडल की जो वायु है एक मनुष्य के शरीर पर लगभग 15,000 किलोग्राम का दबाव डालती है। सोच के देखिए, एक जो सामान्य कार होती है उसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम होता है, यहां 15,000 किलोग्राम पूरा पूरा ट्रक चढ़ा दिया आपके ऊपर, फिर भी आपका कुछ नहीं हुआ। और वैसे यदि अपने ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाए तो पापड़ बन जाएंगे अपन, फिर भी अपने कुछ नहीं हो रहा है। हवा इतना वजन दाब लगा रही फिर भी अपने कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अपने अंदर भी हवा है, अपने अंदर भी वायु भरी हुई है, बाहर भी वायु है। अंदर की वायु बाहर की वायु क्या कर रही है, संतुलित कर देती है। इसलिए अंदर और बाहर का वायु दाब समान होने के कारण अपने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 15,000 किलोग्राम वजन लगने वाले पर पिचकते नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर का वायु दाब बाहर के वायु दाब के बराबर होता है। अंतरिक्ष सूट के बिना अंतरिक्ष में मनुष्य का शरीर आंतरिक वायु दाब के कारण फट जाएगा। अब अंतरिक्ष में जाते हैं, पर अंतरिक्ष में कोई वायु नहीं है, निर्वात है पूरा का पूरा, वायु नहीं है, पर अंदर तो वायु है। अपन बिना सूट के यदि चले गए, अंदर वायु है, बाहर कोई वायु नहीं है, वायु अंदर से बाहर की ओर क्या करेगी, स्थानांतरित होना चाहेगी, और पल भर के अंदर अपने शरीर क्या करेगी, फाड़ देगी। उसी समय क्या कर देगी, चकनाचूर कर देगी। क्यों, अंदर का वायु दाब बहुत ज्यादा है, जो कितना सहन कर रहा है, 15,000 किलोग्राम का भार भी सहन कर रहा है। इसका मतलब अंदर का वायु दाब बहुत ज्यादा है। बाहर का वायु दाब 0 हो गया तो उतना बल बाहर की ओर लगेगा तो शरीर फट जाएगा। अंतरिक्ष सूट अपने को फटने से बचाता है। गहराई में द्रव का दाब अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, गहराई में क्या होता है, जैसे अपन गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे मैंने बताया था आपको दाब बढ़ता जाएगा। इसी कारण जो नदी पुल बनाए जाते हैं, पुल की जो दीवार होती है वो दीवार ऊपर तो कम चौड़ी होती है, नीचे ज्यादा चौड़ी बनाई जाती है। क्यों, पानी में जैसे अपन गहराई में जाएंगे वैसे दाब बढ़ता जाएगा। दाब बढ़ेगा तो दाब को सहन करने के लिए दीवार भी मोटी चाहिए, अतः गहराई में दीवार की मोटाई ज्यादा रखी जाती है ऊंचाई की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट, ऊंचाई पर जाने से हवा की मात्रा कम होगी, मैंने बताया, जिससे हमारे सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी। हवा ही नहीं मिलेगी तो सांस कहां से आएगा अपने को, बात समझ में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऊंचाई पर वायु दाब कम होता है। ऊंचाई पर वायु दाब कम होता है, सब जानते हैं, अतः क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। क्वथनांक कम हो गया तो ऊंचाई पर, पहाड़ी पर, बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों के ऊपर खाना पकाने में क्या होगी, अपने को कठिनाई होगी, आसानी से खाना नहीं पकेगा। इज इट क्लियर। ये अपने 6 पॉइंट थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, और बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपन बस्ता बैग लेके जाते हैं, बैग की जो डस होती है, जो डोरी होती है, वो चौड़ी बनाई जाती है। चौड़ी क्यों बनाई जाती है, ताकि कंधे पर दाब कम लगे। चौड़ी होगी, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब कम लगेगा, और यदि सकड़ी होगी तो दाब ज्यादा लगेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि पानी की बाल्टी पर उठाते हैं, यदि पानी की बाल्टी का जो कड़ा वो मोटा है तो अपने को हाथ में ज्यादा दर्द नहीं होता, यदि वो कड़ा पतला है तो अपने को बहुत ज्यादा
दर्द महसूस होता है। क्यों? क्यों वहां पे क्या लगता है? दाब ज्यादा लगता है। यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा लगेगा, दर्द ज्यादा होगा। क्षेत्रफल ज्यादा है, दाब कम लगेगा, दर्द कम होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, प्रश्नों के बारे में और उनके हल के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर लगभग मिलते हैं। चाहे आरपीसी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पटवारी हो, किसी का भी एग्जाम हो, आपको ये प्रश्न जनरली मिलते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अपना पहला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन बार सुन लीजिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैंने बताया था आपको, जब मैं आपको पास्कल लॉ पढ़ा रहा था, याद होगा आपको, मैंने 3 उदाहरण दिए थे, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर कार्य करती है। यस, तो इसका आंसर कितना आएगा? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की क्षैतिज पर स्थित बिंदुओं पर जल दाब का मान कितना होता है? क्षैतिज एक ही है, जैसे मान लो ये आपका ट्यूब है, ठीक है, इसमें इस तल के ऊपर एक, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, 1 2 3 ए बी सी, इन सभी पर दाब का मान कितना होगा? आप जानते हो, गहराई के ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो दाब चेंज होगा, समान गहराई पर दाब चेंज नहीं होता है, तो दाब कितना रहेगा? समान रहेगा। बात समझ में आ गई? तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जल में डूबी हुई बाल्टी को खींचने में आसानी होती है। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जल से अपन बाल्टी खींचते हैं तो अपने को आसानी होती है, ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बाल्टी के ऊपर पानी क्या लगा रहा है? उत्प्लावन बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? उत्प्लावन बल लगा रहा है। तो क्यों आसानी होती है अपने को? जलदाब कारण भी गलत है, वायुदाब भी गलत है, कौन सा सही है? उत्प्लावन बल के कारण। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे कम होता है। बैरोमीटर के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन थी अचानक से गिर जाए, धीरे धीरे कम हो और एक ऊपर बढ़े। तो अचानक से गिर जाए उसी कंडीशन क्या थी? आंधी तूफान आते हैं। धीरे धीरे कम हो तो उसी कंडीशन क्या थी? केवल वर्षा आती है। और ऊपर चढ़ जाए तो क्या थी कंडीशन? मौसम साफ रहेगा। तो यहां कौन सी कंडीशन बोल रहा है अपना? धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे कम होगा तो क्या आएगी? केवल वर्षा आएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, किसी नदी पर बनाए जाने वाले बांध की दीवार पर कहां बल अधिक लगता है? कुछ समय पहले बताया था कि जल जो है गहराई पर ज्यादा बल लगाता है ऊपर की तुलना में। तो दीवार बना रहे हो तो गहराई के अंदर चौड़ी बनाओ और ऊपर सकड़ी बना दो, काम चल जाएगा। तो कहां अधिक बल लगेगा? निचले भाग में। इज दैट क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं, यदि किसी तल के, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये तो सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया मैंने आपको समझाने के लिए। यदि किसी तल के 10 वर्ग सेमी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल दिया गया आपको 10 वर्ग सेमी, ठीक है, कितना बल लग रहा है? 100 न्यूटन का लंबवत बल लगाया जाता है तो तल पर दाब ज्ञात करना है। आपको दिया गया क्षेत्रफल, दिया गया है 10 वर्ग सेमी, बल दिया गया है 100 न्यूटन, और क्या पूछा है? दाब पूछा है। तो ऊपर वाले प्रश्न मिटा देता हूं, अपने पढ़ लिए इनके बारे में। अपन जानते हैं दाब का फॉर्मूला, दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना दिया गया आपको? 100 न्यूटन। क्षेत्रफल भाई न्यूटन होता है मीटर के अंदर, ठीक है। अपन यहां क्या दिया गया? वो सेमी दिया गया, तो सेमी क्या करें? मीटर में चेंज करें। और सेमी कौन सा है? वर्ग सेमी है। तो एक सेमी को, एक सेमी बराबर क्या होता है? 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ? 1/100। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। वर्ग से मतलब इसका स्क्वायर करें तो इसका भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। तो कितना आएगा? 1/, क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/, कितना? 10,000। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 10,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 बिंदु ऊपर जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, कटेगा नहीं, क्या होगा? गुणा होगा। तो क्या होगा? अपने पास कितना है? 10 वर्ग दिया ना, तो 10 वर्ग सेमी। 1 0 से 1 0 कट गई, 3 0 ऊपर जाएगी, 3 नीचे है, 2 ऊपर है, कितनी हो जाएगी? 5। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल लिख दो चाहे
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो। एक ही बात है क्या? बात समझ में आ गई? दोबारा देख लो, क्षेत्रफल दिया गया 10 वर्ग सेमी, मीटर में चेंज किया तो क्या किया? 100 से भाग लगाया। मीटर में चेंज करके क्या करेंगे? भाग लगाए। कितने का? 100 का भाग लगाएंगे। यहां वर्ग है तो क्या किया? 10,000 से भाग लगा दिया। कितना? 10 था, 10,000 से भाग कर दिया, गुणा कर दिया, क्या आ गया? 10 की पावर 5 पास्कल आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आज अपना दाब का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, वहां भी अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। विद इन 1 और 2 डेज आपका आंसर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपने प्रकाश के बारे में, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आज के लिए सी यू।